ठीक है ठीक है। तो आज हमने कहा था भाषा परिवार के बारे में, प्राकृत, अपभ्रंश, आर्य भाषाएं, ठीक है। लेकिन पिछली बार जहां से रोके थे वहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक चीज बची हुई थी पिछली भाग में, भाषा की विशेषताएं। पेपर हम देख रहे थे आज DSSB का, TGT PGT हम पेपर लिए हैं मार्केट से, देख रहे थे। तो कुछ प्रश्न इस तरह के भी आए, जैसे भाषा के संबंध में क्या सही है, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा परंपरागत वस्तु है, अनुकरण से सीखी जाती है, ये सब जानते कि नहीं? इस तरह के भी सवाल जो है आते हैं। अब उसमें बहुत थोड़ा सा आपको जानना है, आपस में बात ना करिए। भाषा किस शब्द से बनी हुई है? भाष। भाषा भाष धातु से निर्मित है, इसकी चर्चा हो चुकी है। भाष का अर्थ होता है कहना, तो भाषा का अर्थ हो गया जो कहा जाए। तो जो कहा जाता है उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति या व्यक्त करना। इसको हम क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति किस चीज की? विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है। भाषा में कई कथन होते हैं जिनको हम वाक्य कहते हैं, पिछली बार बताए थे। तो भाषा का निर्माण किससे हुआ? वाक्यों से। वाक्य कैसे बने? शब्द से। शब्द कैसे बनते हैं? वर्ण से। वर्ण को एक और नाम देते हैं हम, अक्षर। और कोई नाम? जब किसी से फोन बतियाते हैं कैसे पता लगता है कौन है? सुन करके, ध्वनि। तो सभी वर्ण क्या है? ध्वनियां हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग ध्वनि वर्ण। लेकिन इसको हम दोबारा लिखें एक और मकसद से। जैसे ये क्या है? का। ये क्या है? चा। यानी कि हम उच्चारण किए का, आपने लिखा ऐसे, उच्चारण किए चा, आपने लिखा ऐसे। यानी ध्वनि के हिसाब से चिन्ह बनते हैं, ठीक है। अगर हम आपको क कहें तो आप ऐसे नहीं लिखोगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रतीक है। किसके लिए? जो हम बोले हैं। तो ध्वनि के लिए क्या है? ये प्रतीक है। इसको हम ये कह सकते हैं ध्वनि संकेत या प्रतीक। इसलिए यहां तक हम वापस आए। यानी अल्टीमेटली ये ध्वनि संकेत ही आगे चल करके भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी परिभाषा क्या हुई? नोट करिए, एक सिंपल शब्दों में ये विशेषता भी हो जाएगी। भाषा ध्वनि संकेतों की, भाषा ध्वनि संकेतों की प्रणाली है। भाषा ध्वनि संकेतों की प्रणाली है। कॉमा। अच्छा, जब हम बोलते हैं ताकि कोई सुने, कैसे पता लगता है कोई सुन लिया है? जवाब देता है। ये हुआ विचार विनिमय। कॉमा लगाया आपने। जो विचार विनिमय का माध्यम भी है। विनिमय यानी आदान प्रदान,
विचार को देना, विचार को लेना। ठीक है, ये बात पूरी हो गई। तो ये एक विशेषता भी हो गई। भाषा ध्वनि संकेतों की प्रणाली है, यहां से यहां तक पहुंच गए आप। विचार विनिमय का माध्यम है। अब इस विचार विनिमय में अपनी बात हम कहते हैं, यानी विचारों के अभिव्यक्ति। ठीक है, माध्यम भी है। अब कोई अगर उपवास किया है आज, मौन व्रत, अब कुछ कहना है तो कैसे बताएगा? इशारे से। तो भाषा एक माध्यम भी है, अभिव्यक्ति भी है, अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। चलिए, ये बात अपनी हुई पूरी। भाषा की विशेषताएं बता दें। बाधक तत्व है यहाँ पे। भाषा की विशेषताएं। तो अभी हमने जो बताया वो भी उसमें शामिल हो गया। ठीक है, भाषा विचारों का व्यक्ति है, उसका माध्यम ध्वनि संकेतों की प्रणाली। अब इसके अलावा जो बच रहा है, अभी आप देखो, एक हम वीडियो देख रहे थे, अभी की बात नहीं, कुछ दिन पहले की बात है। इंग्लैंड में एक बच्चा था, छोटा सा, 2 साल का। वो अंग्रेजी बोल रहा था कि जो हम लोग इतनी उम्र पर भी नहीं बोल पाते। ठीक है, लेकिन वो हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल सकता। साउथ में चले जाइए, 2.5 साल का बच्चा जो तमिल बोलेगा, हम लोग खूब सीख के नहीं बोल पाएंगे। तो कहाँ सीखता है? वो परंपरा सीखता है। यानी कि भाषा परंपरागत वस्तु है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक कविता थी, 5 साल की छोकरी सिर पे लिए टोकरी, है ना, ऐसे कुछ करके है। किस क्लास में है? यूकेजी में है। ठीक है, सिर पे लिए आम है, नहीं बताती दाम है। अब इस पे हो गया बवाल छोकरी शब्द पे। उत्तर भारत वाले बोले कि तो अश्लील है। लिखने वाले थे इधर सोनीपत साइड के, तो बोले कि भाई हमारे यहाँ छोरा छोरी छोकरी ये यहाँ की भाषा है। अच्छा, ऐसे ही शब्द है, जैसे आजकल बाबू एक शब्द चला है, तो हम लखनऊ साइड से हैं, अब वहाँ बाबू बोलते हैं बड़े पिताजी को। बस्ती और गाजीपुर जो बिहार के बॉर्डर है, वहाँ बाबू माने होता है प्यार से बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, बंगाल में बोलते हैं क्लर्क को। इस समय बाबू तो अब जान ही रहे हैं, आप लोग शहर में रहते हैं व्हाट्सएप चलाते होंगे, बाबू को मैसेज जाता होगा। तो ये आज तो खैर अब चूंकि इंटरकनेक्शन आपस में हो गया है, लेकिन हमारा मतलब था भाषा सामाजिक वस्तु है, उसकी स्वीकृति समाज के अनुसार होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सम्मान है पश्चिमी बंगाली है, पश्चिम यूपी में जो सम्मान है पूर्वी बंगाली है। यानी कि भाषा सामाजिक वस्तु है। ठीक है, तीसरा, जितने भी जीव हैं, मतलब चूहा, बिल्ली, बकरी, मुर्गा, मुर्गा देखे हैं कि नहीं? सही सही, दिल्ली मुर्गा मिलता है। अच्छा, पेट में चला जाता है सीधे। हम तो जिंदा मुर्गा नहीं देखे हैं, उसका बॉडी वॉडी कमजोर रहता है, वो मकई वकई खा के ताजा रहता है, मुहर्रम को दिन आने वाला होता है। तो खैर, हाँ, हम क्या कह रहे हैं, जितने भी जीव हैं जैसे ही वो पैदा होते हैं अपने गुण उनके पास आ जाते हैं। बिल्ली म्याऊ म्याऊ ही करती है, भजन नहीं सुनाती। लेकिन आदमी एक ऐसा जीव है, अगर न सिखाओ तो गूंगा रह जाएगा। एक बीमारी होती है ऑटिज्म, मेरा भांजा है ऑटिज्म का शिकार हो गया, बढ़िया केयर नहीं हुआ, नहीं बोल पाता ठीक से।
अब अगर सिखा दो तो फिर लता मंगेशकर हो जाएगा, फिर मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। यानी अगर हम सिखाएं तो सीखा जा सकता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ठीक है। भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है। अच्छा, और देखो, जैसी भाषा अवधी है वैसी हरियाणवी नहीं है, जैसी हरियाणवी वैसी तमिल नहीं है। यानी हर भाषा की बनावट अलग अलग है, नहीं अलग अलग है। जिसको हम कह सकते हैं प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। मुझे लगता है काम हो जाएगा आपका। बाकी आप परिभाषा से निकाल लीजिए, ध्वनि संकेतों की प्रणाली इत्यादि इत्यादि, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए पर डे, और जब क्लास हो तो नोट किए रहिए, ठीक है। और पता लग जाए कि ये चीज पढ़ाई जाएगी तो उसको पढ़ के आइए। आप लोग बीएड किए हैं ना, तो बोलते हैं पढ़ाने का पढ़ने का सबसे बेहतर माध्यम होता है कन्वर्सेशन, संवाद, जिसमें कि आप क्लास में शामिल हो। नहीं पता लगा पत्रिका पीछे खोल के बैठे हैं। अच्छा, पहले जो पुराने क्लासेज होते थे उसमें ऐसे होता था, सॉरी ऐसे, यानी कि सबसे सामने वाला जो सीट होती सबसे नीचे होती थी, ऊपर होती थी, तो दिखता तो था लेकिन पता नहीं लगता था। बैक बेंचर अक्सर वो होते थे जो पत्रिका पढ़ने के शौकीन होते थे। आजकल मोबाइल फोन है, सब देख सकते हो। तो पहले पत्रिका खोल करके सरस सलील मनोहर कहानियां, सत्य कथाएं, है ना, इसलिए क्लास में शामिल होना चाहिए। तो भाषा की विशेषताएं हो गया। अब भाषा जैसे ही क्षेत्र बदलते हैं हम, भाषा बदलती है, लेकिन जो बीच में रहते हैं दोनों तरह की भाषाएं बोलते हैं। जैसे आप गाजियाबाद चले जाओ तो यूपी का भी बोलते हैं, दिल्ली का बोलते हैं। यहाँ आप चलिए सोनीपत या फरीदाबाद या बदरपुर के आगे हरियाणवी बोलते हैं और दिल्ली का बोलते हैं। दिल्ली एक प्रकार से मिली जुली जबान हो गई सबकी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहां से अगर आप जयपुर जाओ तो पानी बदल जाएगा, जुकाम हो गया तो हेमेश रेशमिया की तरह गाना गाना शुरू कर देंगे। यानी कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। बानी क्यों बदलती है? पानी बदलने से। जुकाम नहीं हो जाता पानी बदल गया तो? दिल्ली में बदल जाता है, भाई कूलर चला लो, एसी में फ्लक्चुएशन कम होता है, उसमें ज्यादा होता है। तो पानी बदला तो बानी बदली, ठीक है। कुछ लोग मिमिक्री करके निकाल लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं ऐसे तो निकलता है। अब जैसे ऐसे अगर आप दिल्ली से धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर चले जाइए, आपको वैसे नहीं लगेगा भाषा बदल रही है, लेकिन सडनली आप यहाँ से फ्लाइट पकड़िए, उतरिए कोयम्बटूर में, तो बदला दिखाई पड़ेगा। यानी कि जो निकट का क्षेत्र होता है उसमें बदलाव नहीं लगता, क्योंकि लगभग लगभग लोग मिलते जुलते रहते हैं। जैसे आप पिथौरागढ़ चले जाइए या गोरखपुर चले जाइए तो नेपाली समझते हैं वहां के लोग। नेपाली जानते हैं, बोल देते हैं क्या, समझ जाते हैं। और नेपाल लोग हिंदी समझते हैं। तो समीपी क्षेत्र में वो असर रहता है। असर का मतलब एक तो कारण है कि दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं, एक परिवार एक, तो यहां पे विशेषता और आ गई। भाषा भाव संप्रेषण का क्या है, माध्यम। यानी इनके विचार उनके तक, उनके विचार इनके तक पहुंचते हैं। और कुछ तो भाषा समझ में आ जाती है, जैसे माँ बच्चे की भाषा समझ लेती है, बच्चा पता नहीं क्या कह रहा है, बाकी लोग समझ नहीं पाते। भाव संप्रेषण का माध्यम है। चलिए, तो ऐसे जब हम दिल्ली से अमेरिका की ओर बढ़ते चले जाएंगे ना, तो बीच में कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी। एकाएक जंप करें लंदन,
पता लगा कि भाषा बदल गई। तो जिन भाषाओं की माँ एक है, अच्छा जिनकी माँ एक होती है वो एक परिवार होते हैं ना, तो इस तरह से कई भाषा परिवार छोटे छोटे बन जाते हैं। जैसे ही अगर आप बिहार में हैं तो भले मैथिली न बोल पाओ, भोजपुरी न बोल पाओ, मगही, लेकिन समझ आप सब लेते हो, क्योंकि एक ही परिवार की भाषा है वो, है कि नहीं? अब जैसे आपके 4 भाई हैं, चारों की 4 आवाज है ना, फोन पे बात करें पता लग जाता है कि कौन बड़का हुआ है कौन छोटका हुआ है, लेकिन माँ सबकी एक है ना। तो भाषा में अंतर है लेकिन परिवार एक है। हम क्षेत्र वाइज एक चार्ट बना देते हैं ताकि थोड़े में अधिक आप समझ लो। लक्ष्य हमारा है आर्य भाषा परिवार, लेकिन पहले चार्ट देखते हैं। लिखिए, भाषा परिवार, ठीक है। भाषा परिवार, दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अच्छा, काउंट नहीं किए हैं अभी। वैसे 16-17 नहीं, भारत में ही 5000 के आसपास हैं, लेकिन उनको बोली आप कह लो, भाषा के तौर पे ऐसा भाषा वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 3000 या उसके आसपास, ठीक है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं व्यवहार में हैं। हम भोजपुरी को भाषा में नहीं काउंट कर रहे हैं, ऐसे तो फिर लाखों में चला जाएगा। फिर अवधि कई प्रकार की है, भोजपुरी कई प्रकार की है, और आजकल तो ऐसा चला है कि आदमी आधे आधे में बोलता है। जैसे पाजी, पाजी जानते हैं? अब पाजी, इसका अर्थ, 2 अर्थ बताइए। कपिल शर्मा एक अपने कॉमेडी में बोलते हैं पाजी, चूंकि पंजाब में बड़े भाई को बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं दुष्ट जो होता है, पाजी कहीं का, बोलते हैं कि नहीं? पाजी कहीं नहीं सुने हैं? कौन सुना है? कोई नहीं सुना है। इसका मतलब आप लोग कुएं के मेढक हो गए हैं। पाजी माने दुष्ट, ये पूर्वी हिंदी है, ठीक है। अरे इसको समझ लो। जैसे दादा, दादा बड़े भाई, बड़े पिताजी और ग्रैंडफादर यानी बाबा, तीनों हो गए, है ना? तो सामाजिक बस तो है ही। बदल जाता है ऐसे। खैर, लगभग 3000 भाषाएं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। जो ना लिखे हो लिखने की आदत डालिए, है ना? स्याही वही कम पड़े, बताओ, कलम कागज कम पड़े, दान करा दिया जाए। चलिए, तो अगर हम विश्व को बड़े हिस्सों में बांटें तो 4 नाम आते हैं। सबसे पहले यूरोप और एशिया को एक कर दें तो क्या हो जाएगा? यूरेशिया। विस्तार नहीं करेंगे, चिंता मत करिए, नहीं तो आप कहोगे आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूरोप और एशिया। दूसरा बड़ा हिस्सा ले लेते हैं अफ्रीका। तीसरा ले लेते हैं अमेरिका, ले लें? चलिए, एक और अंटार्कटिका में कई आदमी रहते हैं। मौसी घर है क्या वहां पे? प्रशांत महासागरी, जो समुद्र के अंदर रहते हैं, प्रशांत महासागरी क्षेत्र। अरे इसी में ऑस्ट्रेलिया, हाँ कुछ हिस्सा तो है ही, और फिजी है, और न्यूजीलैंड है, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू, तुवालू, ऐसे बहुत सारे हैं।
ठीक है। हमको एक शौक है ना, जो लोग घूमते रहते हैं ट्रेवलर, उनका वीडियो बहुत देखते हैं। अब घर बैठे देख लिए, तो एक गया था सोलोमन आइलैंड, दिन में कई बार चक्कर लगा लिया पूरा देश, तो नॉलेज बढ़ जाती है उससे। मान लो कभी जाने का मौका मिले, पता रहे वहां जलेबी मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना पाना लेके जाओ घर से। तो जलेबी लेके आप जहाज में चल सकते हैं कि नहीं? हाँ। सिरका नहीं लेके चल सकते। नारियल का तेल लिक्विड अलाउ नहीं है। नहीं, पानी लेके चल सकते हैं। जो ज्वलनशील होते हैं वो मना किए जाते हैं। चलिए अब इसमें आते हैं। यूरोप और एशिया को एक में इसलिए रखा गया कि अतीत में, पास्ट में कभी न कभी इनमें एक ही भाषा का इस्तेमाल होता था। हिटलर अपने को आर्य कहता था, पता है? हिटलर नाम सुना है? हिटलर पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। इसकी किताब का नाम क्या है? जीएस वगैरह में आता है, मीन कैंप। मीन कैंप इसकी आत्मकथा है। तो वो अपने को आर्य कहता था। और सुभाष चंद्र बोस ब्याह भी कर लिए थे वहीं पे। सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं, शादी कर लिए थे। फोन म्यूट कर दो, बाद में बात कर लेना, ठीक है? तो अगर इसमें और हम विस्तार करेंगे तो एक दो नाम और लिख देते हैं। एक नाम भारत यूरोपीय मिलाकर हो जाएगा भारोपीय। यहां सवाल एग्जाम में आया है, यहां से नहीं आया, यहां से आया है, ठीक है? मिटा दे। भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय यानी भारत यूरोपीय, ठीक है? एक और लिख देते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार। अब आपको एक अंदाजा इससे हो जाएगा। क्या अंदाजा हुआ? क्या कर रहे हो? कुछ तो मन नहीं लग रहा है। क्या समझना है इसमें? इसमें तो ये किस इनसे कहोगे, हमसे कहोगे? हाँ, हमने कहा कि हमारा टारगेट है संस्कृत वगैरह समझने का, ठीक है, आर्य भाषा परिवार। लेकिन हमने बताने के लिए थोड़ा नॉलेज आपका बढ़ जाए, दोबारा सुनो तो इजी लगे, पहली बार में थोड़ा कठिन लगता है ना? तो हमने कहा पूरे, अगर जहां जहां भाषाएं बोली जाती हैं, बड़े बड़े 4 हिस्से हो गए, यूरोप और एशिया, नहीं समझ में आया? अफ्रीका पूरा महाद्वीप ले लिए, अमेरिका पूरा ऊपर नीचे के ले लिए, और जितने समुद्र वाले हैं इसमें ले लिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? यूरेशिया में बहुत सारे हैं, इसमें कुछ भारत और यूरोप मिला करके ये इनकी एक भाषा मान लेते हैं हम। भारोपी हो गया, भारत यूरोपीय। अरे इसको बताने वाले थे, सांस पहले फूल गई। भारत यूरोप, भारत इसको बोलते हैं, नहीं समझ में आया? तो ऐसे कई हैं, लगभग 10 हैं, उनका विस्तार नहीं करेंगे, हम इसको कैच करेंगे। द्रविड़ इसलिए लिख दिया कि द्रविड़ भाषा अपने यहां बोली जाती है ना। थोड़ा मन लगाओ भाई। देखो, इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना कंपटीशन लोग बाहर हो गए। इंपॉर्टेंट के चक्कर में जितना दिमाग लगाते हो इंपॉर्टेंट ना, वही पड़ोसी भी लगाता है, वही और पड़ोसी लगाता है, तो पूरी दिंडी वाले लगा रहे हैं। इसलिए क्या है कि जो दिमाग आप लगाते हो सब लगा के बैठे हैं। हमको 2 कदम आगे रखना है। जैसे कि हम 1 से 10 तक का पहाड़ अगर हमें आता है तो 15 का निकाल लेते हैं, गुड़ा भागा आता है तो सब तो किसी को नहीं आ सकता, लेकिन हम उस तरीके को सीख सकते हैं। अगर कुछ दाएं बाएं भी आ जाए परीक्षा में तो हम निकाल लें, ठीक है? चलो हम इसको ले लेते हैं, भारोपी भाषा परिवार। इसमें भारत ईरानी, यही हमारा लक्ष्य था, भारत ईरानी भाषा परिवार, ठीक है? समझ में नहीं आया? अभी आया?
इसमें कई पार्ट हैं। अब और अंदर आ गए हम, भारत ईरान, समझ में नहीं आ रहा है? नाम क्या है आपका? सानिया। अच्छा, सानिया। अच्छा, एक होता है सान्या या सानिया, दोनों दो भाषा है, एक यूरोप की है, एक जो है इंडिया की है। अगर यह एन वाई कर दीजिए तो यूरोप की हो गई। एनीवे, भारत या ये हमको ये पढ़ना है। तो परीक्षा में क्या आता है? परीक्षा में आता है कि सबसे पुराना भाषा परिवार, तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? विकल्प में दिया रहेगा तो, चूंकि विकल्प में ये रहेगा, द्रविड़ रहेगा, बाकी और भाषा परिवार रहते हैं। इसके और भी नाम हैं बड़े स्तर पर। कुछ लोग कहते हैं इंडो जर्मनिक, कुछ लोग बोलते हैं आर्य, अलग अलग नाम। कुछ लोग भारत हित्ती परिवार, लेकिन आप जाओगे भूल। आगे बताने वाले हैं, धीरे धीरे समझो, धीरे 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 धीरे। भारत ईरानी भाषा परिवार, कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में वही हैं जो अंग्रेजी में है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे मातृ, मदर, और उर्दू में मादर, वो मदर ही है। पितृ, पिता, फादर। ऐसे ओम, आमीन बोलते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपस मैच करते हैं। ये इसको मिटा रहे हैं हम, आते हैं अपने टारगेट पे। भारत ईरानी परिवार, इसको ध्यान से देखिएगा चूंकि ये आपके काम की चीज है। इसके 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हुआ ईरानी भाषाएं, दूसरा हिस्सा हुआ आप लोगों को, फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देखो। जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तब तक भ्रम होगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे कहते हैं फालतू पढ़ाया जा रहा है, कई हम बोलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब समझ में आता है। जो कलेक्शन आता है DSSB का, यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, हिंदी का कलेक्शन ले लो आप, ठीक, कलेक्शन ले लो, क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा आपको। तीसरा आर्य भाषाएं, दर्द, द, ये दर्द नहीं है, ये दर्द। ईरानी, ईरान को पहले क्या बोलते थे? पर्शिया या फारस। चलिए इसमें 2-4 काम का बता देते हैं। पहला पुरानी फारसी, पुरानी फारसी। दूसरी अवेस्ता। तीसरी पहलवी। चौथी नई फारसी, नई फारसी। अब इसमें बाकी आप जोड़ सकते हो, पश्तो है, बलूची है। बलूची जानते हैं, नाम सुना है? पाजंद है, ऐसे कई आगे हैं। अरे बहुत सारी है। फोर्थ नई फारसी। लिखने वाले तो एक टीचर आजकल के खुद नहीं पढ़ पाते हैं, तब हड़प्पा की लिपि जैसे होती है। दर्द, दर्द और शरद, ठीक है। चलिए पुरानी फारसी, ये नई फारसी, पश्तो, बलूची, पाजंद, ऐसे बहुत सारी हैं। अब 2-4 नाम आ गया तो बता रहे हैं। टीवी देखेंगे तो इसका नाम आएगा। जब धमकी देते मुंह बांध करके, फिरौती दो, नेता पर कैप्चर कर लेते हैं, तो कोई बलूची बोलता है, कोई पश्तो बोलता है। अल जजीरा चैनल देखो, उसमें आएगा। अलिफ लैला सीरियल आता, देखे थे नहीं? नहीं देखे थे।
पुरानी फारसी। इसमें एक फेमस किताब है शाहनामा, आपके जीएस में आता है ये शाहनामा। किसने लिखा? शाहजहां लिखा था। वाह, फोन करके बताया होगा वो। बलूची ची है, देखो ये है, ये बलूची है, ठीक है, ये देखो। हाँ, बलूचिस्तान नहीं पता है, भारत मिलने वाला है। बलूचिस्तान के एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी कहा जाता था और ये भारत रत्न अवार्ड पा चुके हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए। सीमांत गांधी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। कहां के थे? बलूचिस्तान। उस जमाने बोलते थे हम पश्चिमोत्तर पंजाब बोलते थे। और भारत रत्न पा चुके हैं। भारत, एक भारत रत्न है जो प्रचार करते रहते मोटरसाइकिल का ऐसे, सचिन तेंदुलकर, उनको होश ही नहीं है भारत रत्न बन गए हैं। मोटरसाइकिल का, गुटखे का प्रचार तो नहीं किया है, मिक्सी का, वॉशिंग मशीन का। भारत रत्न की गरिमा देखो, भारत रत्न वॉशिंग मशीन बेच रहा है। हम लोग सिर्फ कह सकते हैं बस। चलिए, शाहनामा ये लिखा फिरदौसी ने। इसी की लाइन है, गर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त, हमें यस्तो हमें यस्तो हमें यस्त। कश्मीर के बारे में लिखा था, धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है यही है, यही है, यही है। कहा? आचार्य एजुकेयर में। चलिए, पुरानी फारसी में ही एक किताब और लिखी थी जो आपके एग्जाम में आती है, इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है। कलीला दिमना, कलीला दिमना। अब कहो ये कहां से, कोई कलौजी तो नहीं बोल रहा, सब्जी उब्जी नहीं है। कलीला दिमना ये है, भाई बात मत करिए। पंचतंत्र का हिंदी फारसी अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। आधा म न, ये है द, आधा म न। अब सही है? दिमना पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। वहां का एक राजा था नौशेरवा, किसी ने पढ़ा है? ये पढ़े इसके बारे में? चलो लिख लो, लिख लो, आता है ये। नौशेरवा वहां का राजा था, बादशाह। तो अरे फारस का, हाँ, मुखर्जी नगर के पास शाह नहीं था। तो वो सिकंदर के आने के पहले ईरान के लोग यहाँ आए थे, ठीक है। तो यहां से गए तो एक आदमी बोला कि हिंदुस्तान में एक बढ़िया किताब है, मीठी मीठी किताब, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किस भाषा में है? संस्कृत में है। किसने लिखा? पंडित विष्णु शर्मा। हरिद्वार वाले नहीं, पंडित विष्णु शर्मा, गायत्री पर वाले नहीं। तो इसने कहा भाई बड़ी बढ़िया किताब है। अच्छा, उसमें दो बैलों की कहानी है, प्रेमचंद वाली नहीं। दो बैल थे, दो बैल थे भाई, बात नहीं, करटक दमनक। देखो हंसी खेल पढ़ा रहे हैं तो हंसी बरकरार रखो, गंभीर मत। करटक और दमनक। तो एक सेठ था, ले जा रहा था अपना मालटाल जो है, रास्ते में रात हो गई, एक बैल बीमार पड़ गया, खूंखार जंगल छोड़ के भाग गया वो सेठ। तो जो बैल बीमार पड़ गया वो तो बैठ गया, और जो हिस्ट पुष्ट था
वो थोड़ा घूम ले जंगल में, तो एक शेर मिला। साइज में शेर छोटा था, बैल बड़ा था, धाकड़ बैल रहा होगा, सोनीपत पानीपत साइड का। उसने कहा, वो सोचा कोई बाहर का जानवर आया है, दोस्ती कर लिया। तो उसी में कहानी है कि भाई वो शेर ने कहा कि ये तुम तो यार ऐसे मिल गए जैसे कि फलाने। तो कहा कौन, तो उसकी कहानी बताने लगे। वो उसमें दूसरी कहानी, तो उसमें नीति परक कहानियां हैं। और उसी में एक कहानी है जिसमें बंदर अपना कलेजा पेड़ पे रख दिया था। सुने हो कि नहीं? बंदर और घड़ियाल था, दोस्ती थी। कौन नहीं सुना है? सब ये नहीं सुने हैं, मिनट भी नहीं लगेगा, बता देंगे। तो रोज जामुन खिलाता था बंदर, पानी में वो था, और रोज मैडम जी खिला के देता था, जिनकी मैडम थी। तो उसने कहा कि भाई तो बड़ा रोज खाता होगा, वो तो पेड़ पे रहता है, कलेजा बहुत मीठा होगा, ले आओ। तो बोले चलो भौजी बुलाई है, बर्थडे है उनका। जब आधे पानी में ले गया तो दोस्ती बस नहीं संभाल पाया दिल, बायां दिल इसका ज्यादा काम कर रहा था। तो उसने बोला कि यार सच बताएं, बर्थडे उड्डे नहीं, आज तुम्हारा शिकार होने वाला है। उसका दिमाग बहुत तेज था। संस्कृत में चैप्टर बनाए थे लोग, प्रत्युत्पन्नमति बानरः, माने जिसका तुरंत दिमाग काम करे। उसने कहा यार एक दिल की बात करते हो, 10 दिल कुर्बान है, लेकिन संजोग यह है कि वो दिल पेड़ पे रख के आए हैं। तो चलो, तो ले गया किनारे, कूद चढ़ गया। कहा बेवकूफ, किसी के 2 दिल होते हैं। तो वो भी इसी में था। तो राजा ने कहा भाई ट्रांसलेट करो, कलीला और दिमना। कलीला माने करटक, दिमना दमना किसी के नाम पे था। और पूरे विश्व में पहली बार हिंदी शब्द इसी किताब में आया है। ये सवाल आया था एग्जाम में। ये जो कलीला दिमना है, इसकी जो भूमिका है, इसी भूमिका में सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदी शब्द आया है। समझ रहे हैं? ये आपकी परीक्षा में आया था, हिंदी शब्द आया। पंचतंत्र के फारसी अनुवाद की भूमिका में हिंदी शब्द आया। और क्या आया था कि दिस बुक इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ज़बान हिंदी। यह किताब ज़बान हिंदी से फारसी में अनुवादित है। तो ज़बान हिंदी माने संस्कृत, तो यहां ज़बान हिंदी मतलब हिंदुस्तान की जबान, ज़बान हिंदी। तो हिंदुस्तान कोई जबान होती चलती, भोजपुरी भी जबान है, हिंदुस्तान कोई जबान। तो हिंदी शब्द जो है हिंदुस्तान की जबान के लिए था। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी पढ़िएगा तो हम तो इसमें और बता सकते हैं, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा। फिर मिटाए, कुछ नई नई बात पता लग रही है कि नहीं? अब अवेस्ता, अवेस्ता शब्द जो है, दर्द के बारे में बताएंगे। कहाँ घबरा रहे हो? अभी साथ में है। संस्कृत के अवस्था शब्द से बना अवेस्ता, अवस्था शब्द से। देखो हम जो बता रहे हैं, चाहे आपके इतिहास में काम आवे, चाहे भूगोल में, चाहे हिंदी में, काम तो आने जाना है। संस्कृत की अवस्था शब्द से बना अवेस्ता, ठीक है। तो ये क्या था? ये था पारसियों का धर्म ग्रंथ, पारसियों का धर्म ग्रंथ। और कमाल की बात है, फारसी भाषा में नहीं है, और न तो संस्कृत में है, इसकी अपनी भाषा है। इसलिए अवेस्ता, अवेस्ता की भाषा क्या है? अवेस्ता माने ये जो भाषा थी, ऐसी भाषा थी, डोंट वरी यार, फादर से कह दो ना, हेल्प कर देंगे। अबे कौन सी भाषा? इंग्लिश। जब आप पेटीएम पे चेक करो, कल देख रहे थे कौन कौन फिल्म लगी दिल्ली में, तो उसमें आ रहा था इंग्लिश, कुछ फिल्में इंग्लिश में भी आती हैं, हालांकि कोई निकला नहीं, उसमें निकला था वो ट्रेलर हिंदी इंग्लिश में ला करके। डोंट वरी यार, फादर से कह दो ना, हेल्प कर देंगे। तो मतलब न हिंदी है न इंग्लिश है। तो ये जो अवेस्ता थी, ये अलग भाषा थी। चलिए, अब ये जो अवेस्ता है, पारसियों, नोट कर लिए? अच्छा, इसमें बताया गया कि अहुर मजदा की उपासना करो। अहुर मजदा,
अहुर, असुर नहीं, वो लोग सा को ह बोलते थे। यही सुने ना कि हिंदू शब्द कहां से आया? सिंधु से हिंदू बना। किसने बनाया था? पारसियों ने, माने फारस के लोगों ने। अहुर मजदा उनका देवता है। और एक राज की बात बताएं कि जो अपने यहाँ पे देवता थे उनके यहाँ असुर थे, और उनके यहाँ के असुर हमारे यहाँ देवता थे। तो हाँ ऐसे है। ईरान में एक पर्वत है, इसका नाम है देमाबंद पर्वत। क्या नाम है? वही इंद्र रहता था। इंद्र वही जहां अप्सरा डांस करती थी, मेनका उनका डांस करती थी, वो ईरान में था जगह वो। ठीक है। और दारू आती थी इधर मुजवंत पर्वत, हिंदू कुश के पहाड़ी से, जो अफगानिस्तान जहां तालिबान रहते हैं। ठीक है, वो सब टॉपिक नहीं चेंज करना है, ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, ये जो किताब थी इसकी व्याख्या लिखी गई। व्याख्या, ठीक है। हम लोग व्याख्या को एक नाम देते हैं टीका। ठीक, ठीक है। टीका को फारसी में कहते हैं जिंद। इसको नोट कर लो, जिंद, ZEND। दिख रहा है कि नहीं? ZEND, जिंद। क्या वो नहीं दिख रहा? साइड। मोदी जी चाहते हैं राहुल जी साइड हो जाएं, वो चाहते हैं वो साइड हो जाएं, लेकिन कोई तैयार नहीं है। यहां ऊपर सबसे लास्ट व्याख्या, टीका, जिंद, एक ही शब्द है जिंद। ये भी मतलब से बता रहे हैं हम। तो यह जो जिंद है, जिंद माने व्याख्या। ठीक है। तो यह जो व्याख्या हुई है वो हुई पहलवी भाषा में। ठीक है, जैसे मान लो रामायण आप देखो संस्कृत में है, अब व्याख्या हिंदी में करो तो लिखा होता है रामायण सटीक। कहते कहीं पढ़े हो कि नहीं? रामायण सटीक, सटीक माने व्याख्या सहित, टीका सहित। तो ऐसे ही लिखते हैं अवेस्ता को, अवेस्ता दी जिंद, अवेस्ता द जिंद, या आइए, या जिंदा बेस्ता, जिंदा बेस्ता। तो जिंदा बेस्ता मतलब क्या होगा? टीका सहित अवेस्ता, व्याख्या सहित अवेस्ता। ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा हमसे पूछ रहा था कि ये क्या आप सब गलत पढ़ा रहे हैं, तो अवेस्ता द जिंद पूरी किताब का नाम है। हमने कहा नहीं, व्याख्या सहित उसका नाम है जिंद। जो ये आपके इतिहास वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है कभी कभी। अवेस्ता उनकी किताब का नाम है, संस्कृत की अवस्था से बना शास्त्र। अवेस्ता मतलब शास्त्र कह लो, ज्ञान की बातें कह लो उसमें। ठीक है। अब नई फारसी की चर्चा नहीं करेंगे, बलूची पस्तो हो गया, ये तो वैसे बता दिए नॉलेज बढ़ाने के लिए। मिटा दें। चलिए अब आते हैं दर्द। चलिए, दर्द शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है। तो जो पहाड़ी वर्ग की भाषाएं हैं, कोई भाषा बताओ पहाड़ी भाषा। अरे बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे, कश्मीरी, डोगरी। खैर यहां पर हम जो है इसको, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम सुना है? हाँ, उन्होंने बताया था ये पामीर का पठार है, पामीर का पठार वहां बोली जाती थी। और उत्तर पश्चिम पंजाब, जिसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तर पंजाब, पश्चिमोत्तर पंजाब। चलो एक दो भाषा का नाम बताते हैं इसमें। एक शब्द है पैसाची प्राकृत, पैसाची प्राकृत भाषा है। अभी एक बार दोबारा बताएंगे।
आर्य भाषा में, तो अभी समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ लिख लो। पामीर का पठार जगह का नाम है। विश्व की छत, हाँ, उसको एक उपनाम है विश्व की छत। भूगोल को नहीं पढ़ते क्या आप लोग? भूगोल, विश्व की छत, हिमालय के भी ऊपर है वो, तिब्बत साइड में है। चलो, पश्चिमोत्तर पंजाब, एक भाषा हो गई, एक कश्मीरी लिख लो, और काश्मीरी, कश्मीरी नहीं काश्मीरी, और लिख लो शीना, लोकल लैंग्वेज है। चित्राली, वहां के लोग बोलते हैं जो सब्जी उब्जी तरकारी खरीदने जाते हैं, लोकल भाषा है। जैसे यहाँ हरियाणवी, सपना चौधरी वाली भाषा, दो छोटी छोटी। शीना, ताला बिरसा, चित्राली, यह है चित्राली, ये लोकल लैंग्वेज है, बस ख्याल आ गया, बता दिया आपको। समझ नहीं आ रहा? आ रहा है, हाँ, समस्या बता दिए तो हम टारगेट पे आ गए, फिर हम कि पूछ लिया जाए भाई। चलिए, पश्चिमोत्तर पंजाब यानी उत्तर पश्चिम पंजाब, आजकल पाकिस्तान में है वो। ये क्या लिखा, क्यों? मैंने यहां बोली जाती थी, पामीर के पठार के आसपास पश्चिमोत्तर पंजाब की भाषा थी। जो भाषाएं थी उनको एक कॉमन नाम दिया गया, दरद भाषाएं, जो कि दरद माने पहाड़ी होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने इलाके में, मिटाएंगे नहीं, चलो। आर्य भाषाएं, अब आता है आर्य का मतलब क्या है। किसने पूछा था? क्या नाम है? जूली, अच्छा, जूली कुमारी, ठीक है। देखो, आर्य शब्द जो है, अच्छा, किसी को पता है इसमें आर्य शब्द में एक शब्द है अर, अर, कोई बता देगा उसको इनाम देंगे। अर माने क्या हुआ? संस्कृत का शब्द है, पता है नहीं बता पाएंगे, इसलिए इनाम रख दे रहे हैं। नहीं, माइनस मार्किंग भी गलत बताने पे। अर माने, देखो ए भाई शांत रहो, देखो अर के दो अर्थ हुए, शांत रहोगे तो बड़ा नॉलेज देंगे हम। देखो, ये जो है, ये पहिया है मान लो कोई, इसको हम लोग बोलते हैं अर, क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक। दूसरा, ये कहीं कहीं पे ये जो अर्धचंद्राकार होता है ना, चाप जैसा, इसको भी अर बोलते हैं, ठीक है। तो जो अब सवाल पूछ लिया है तो बता रहे हैं, आजकल जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है जहां पे तालिबान वाले रहते हैं, किसी जमाने में वहां आर्य रहते थे। वो एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था। जो इलाका दूर से देखने पे, जैसे ऊपर आसमान से गूगल मैप से देखो तो चांद जैसा दिखाई पड़ता था। अब समझ आ रहा है? अच्छा, तो वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन बिना पढ़े लिखे आदमी अगर जेब पैसा आ जाता है, वो भी एसी लगा लेगा, जहाज सफर करेगा, बढ़िया बढ़िया बातें करेगा, नहीं करता है, बुद्धि आ जाती है। तो उन्नत व्यवस्था थी उनकी, बस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो समृद्ध लोग थे। तो वो लोग, पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है व्यापार करने से। व्यापार कैसे होता है? कोई कच्चा माल हो और बढ़िया सुधार उधार के मार्केट में बेच दिया जाए। अच्छा, परिवहन के साधन तो ये सब थे नहीं, जहाज वगैरह, ट्रेन, तो नाव से होता था परिवहन। नाव, नाव जानते हैं? जहाज नहीं था, नाव, नाव। अच्छा, वो जो नदियां थी उन्हीं से माल सप्लाई होता था। आ गया भूकंप, जब भूकंप आ गया तो फिर वो परिवहन बंद हो गया। अगर एक महीना किसी व्यापारी के माल रुका रह जाए, सड़ उड़ जाए, तो छोड़ के भाग जाएगा। तो इसी को जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बोलते हैं। तो कोई कहता बाढ़ के आने से, कोई कहता इंद्र ने किलों को नष्ट कर दिया था, पुरंदर नाम उसका एक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है, उसको लिख लीजिए, पुरंदर। पुरंदर माने कीलों को नष्ट करने वाला, कीलों को नष्ट करने किसने किया था? इंद्र ने। इंद्र का एक नाम है पुरंदर।
जब नदियों ने धारा बदल दी, व्यवस्था कोलैप्स कर दी, भागना शुरू किए। जब भागना शुरू किए तो कुछ लोग तो पड़ोस में चले आए, सप्त सिंधु प्रदेश में, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती का कहना है, नोट कर लीजिए, दयानंद सरस्वती कि आर्यों का स्थान कहां है? सप्त सिंधु प्रदेश। आर्यों का जन्म स्थान। कुछ लोग, अब क्या हुआ, कुछ लोग उत्तर साइड चले गए जहां पे आजकल बर्फ जमी हुई है, रूस में, साइबेरिया क्षेत्र में। तो तिलक साहब ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा आर्यों का स्थान है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। यानी दोनों की बात सही थी। कुछ लोग बैलगाड़ी पकड़े चले गए ईरान साइड में। तो मैक्स मूलर का कहना है पश्चिम एशिया, पश्चिम, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते कुछ बातें आती हैं, एक दिन में इकट्ठी नहीं होती हैं, पता है आपको, नोट कर लीजिए इसको। कलम नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, मतलब मेरा मतलब ये कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कुछ बात, एक दिन जो है 8-10 साल पहले की बात है, केबीसी आ रहा था उनका, अमिताभ बच्चन का, तो उसमें पूछे कि किस राजा के शासन में पेटीकोट शासन था। तो फिर हमारे मुंह से निकला क्या, वो देख रहे कोई बोल ही नहीं रहा उसमें जितने लोग थे। तो अकबर का समय था, महामनगा वाला। तो ये चीज अब कहाँ पड़े ख्याल नहीं। अब कोई चीज जैसे एक धीर कहीं सुने। एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, वो जो इतना आंसर दिया था तुक्का लगा दिया था। मतलब वो एक दिन में इसे ना इकट्ठा, कहीं आज कहीं सुने, कहीं हमसे, कहीं सर से, कहीं कुछ से, फिर ज्ञान इकट्ठा हो जाता है। चलो, तो इसका मतलब आर्यों का कोई एक स्थान नहीं है, पलायन कर करके गए वो, ठीक है। बहुत आईएएस की तैयारी तो आप लोग कर नहीं रहे हैं। आर्य माने क्या हुआ? वैसे आर्य अपने को श्रेष्ठ बोलते थे, तो हम ये कह सकते हैं श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ कह सकते हैं, बस। श्रेष्ठ माने ऐसा नहीं जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हो, बहुत गोरा हो। श्रेष्ठ माने जो अब उनकी रहन सहन, खान पान, आचार विचार जो श्रेष्ठ हो, सभ्य, इस जमाने के सभ्य, उस जमाने के श्रेष्ठ, ठीक है। और जो जंगल में रहते हैं 2 बजे खा के, खैर अब तो शहर में भी 2 बजे सो के उठते हैं लोग, जंगल में पहले उठ जाते हैं, 2 बजे सो के उठते हैं। माने सुबह का सूरज हमको लगता है शायद ही कोई देखा हो, लाल वाला जो निकलता है, आप देखते हो, बहुत फायदा होता है, खाना पच जाता है उसको देखने से। तो रात वाला पच जाता है, हैं? मैक्स मूलर पश्चिम एशिया बताते हैं। तो जब तक आर्य लोग वहां थे तब तक पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी जो बातें थी वो कहें कि दादा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, उनके पिता ने कहा था, यानी किसी ने कहा, किसी ने सुना, इसलिए श्रुति भी वेद का नाम है। फिर स्मृति उसमें आ गया, श्रुति स्मृति। आगे चल करके एक विद्वान है कृष्णद्वैपायन, जिनको आप व्यास कहते हैं, संग्रह करके व्याख्या कर दिया, अब वो किताब बन गई। मिटा दे। तो दरद भाषा को टाटा बाबा बोलते हैं, हम लोग आते हैं आर्य भाषा पे। अच्छा, इसमें बड़ा बवाल होता है, हम बताते हैं कुछ, बाकी गुरुजी लोग बताते हैं कुछ, तो हमारे पास तर्क भी उसका रहता है। क्या तर्क रहता है? इसको कितना पीछे हम ले जा सकते हैं? तो हम ले जाते हैं 3500 ईसा पूर्व, और लोग ले जाते हैं 1500 ईसा पूर्व। हम कितना आगे बढ़ाए? 2000 पीछे कर दिए। ये खुराफात जानबूझ के हम करते हैं को इसका 1000 ईस्वी
और या अब तक, ऐसे कर सकते हैं। यानी 3500 ईसा पूर्व से। तो इसमें जो है 3 कैटेगरी हो गई। पहला हुआ प्राचीन आर्य भाषाएं। तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी। तीसरा आधुनिक आर्य भाषाएं, ये कब से कब? 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, ठीक है। तो अगली बार इसका टेस्ट ले लिया जाए 10 मिनट के लिए, ठीक है। आप सबको अगली बार मिल जाएगा 10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो सकेगा वर्णमाला से इससे, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए टेस्ट हो जाएगा 15 क्वेश्चन का, देख लीजिएगा। इसी में से पूछेंगे जो बता रहे हैं। ओल्ड ईयर क्वेश्चन रहेंगे, वो नए क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ओल्ड ईयर क्वेश्चन रहेंगे। चलो इसको मिटा रहे हैं। प्राचीन आर्य भाषाएं यानी कि उन्हीं लोगों की भाषा है, बस ये है कि दौर बदल गया। इसमें 2 आता है। पहला है वैदिकी, यानी वैदिक संस्कृत, वैदिक कतराते हैं लोग बताने से यहाँ पे। दूसरा लौकिक संस्कृत, लौकिक, रुको यार साफ साफ लिखे, संस्कृत। मैं कोई इधर से पानी उनी देख लो तो ऐसे पानी लाओ, जल ही जीवन है। अच्छा, जीवन जल की पर्यायवाची भी है, पता है कि नहीं? जल की पर्यायवाची बताइए, 20 पर्यायवाची बताना है। रुक जाइए, बता, रिपीट नहीं करना है। जल की बताइए। नीर, पानी, वारी, तोय, बस 20 बताना है। 20 जीवन, चलो आब, उदक, नोट करो, सलिल, अमृत नहीं, अंबु, हाँ सुनो, बे शांत रहो। अच्छा, अब जल में जो पैदा होता है वो है जलज, यानी कि कमल। तो जल की तमाम पर्यायवाची में जल लगा देंगे। नीर में जल लगाओ, ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? कमल की। वारी में लगाइए, वारिज। तोय में लगाइए, तोयज। अंबु में
अम्बुज, ठीक है। कमल की पर और बताइए पर्यायवाची। ये सब कमल पर्यायवाची हैं। वारिज मैंने कमल, पानी में पैदा होने वाला। चल शांत रहिए। और बताइए पर्यायवाची। पंकज, नलिन और अरविंद। और बताइए, हो गया? सुनिए भाई, शांत रहो शांत रहो। आप सवाल आया था सफेद कमल किसे कहते हैं? पुंडरीक, नीला कमल, नोट करिए, राजीव, लाल कमल, कोकनद, और ठीक है, तामरस, कंज, कंज माने कमल, और हो गया? इतनी पर्यायवाची बताए, और ख्याल बता देंगे आपको। अमृत नहीं, जब कुछ नहीं ख्याल आए तब लगा देना उसको। एसी, एसी नहीं, एक मिनट, पंखा बंद करवा दो, हो जाएगा। कोकनद, एसी तेज लग रही है? पंखा बंद कर दो, हो जाएगा। बोल दो, इसमें हमको जाना पड़ेगा ना यहाँ से। चलो, हो गया ना? अब इस बाकी अपना जोड़ लेना। चलिए अब सुनो, जल देने वाला जलद, ये कौन हो गया? बादल। तो चलिए, नीरद, वारिद, तोयद, अम्बुद, किसका हो जाएगा? पानी की पर्यायवाची में द जोड़ देंगे, यानी देने वाला। बादल का हो गया। बादल का बाकी और लिखिए, मेघ, में भी होता है, घन, और एक होता है जीमूत, और बादल का, ठीक है, मतलब ऐसे ही। पयोद, ठीक। अब देखो, अब अगर धी जोड़ दें, धी माने भंडार, पानी का भंडार, ये हो जाएगा समुद्र का। अब देखो, पीछे से कोई बोला था वारिधि ना, इसीलिए आप बता रहे हैं। अब देखिए, नीरधि और तोयधि, अम्बुधि, पयोधि, और बताइए, सागर, तालाब नहीं, तालाब में समंदर में इनको अंतर ही नहीं पता लग रहा। समंदर या समुंदर, समंदर लिखो। और रत्नाकर, और पारावार, पारावार, और बीचिमाली, बीच माने होता है लहर, तो उसको बीचिमाल, ऐसे इसका नाम है, नोट करो। और पर्यायवाची हैं, लेकिन अब जो सरिस,
नदीश, हाँ नदीश कह सकते हैं, नदीश नदियों का स्वामी। एक और पर्यायवाची इसी में है, बादल की पर्यायवाची में अगर धर लगा दें, वारिधर, जलधर, अंबुधर, तब क्या हो जाएगा? बादल के पर्यायवाची। अगर यहां पे कहें जलधर तो द लगाएं चाहे धर लगाएं, क्या हो जाएगा? बादल के पर्यायवाची। कुछ नया मिला, कुछ थोड़ा था, बहुत तो पता हुआ आप लोगों को। अच्छा, एक दिन हमारे दिमाग में आया, इसे खुरापात आता रहता है, तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो 14 चीजें निकली थी, तो कोई पंडित जी कथा बोल रहे थे टीवी पे, तो टीवी पे तो किताब वाला बोल दिए होंगे। हमने कहा समुद्र में किस जगह रखी थी ये चीजें? लक्ष्मी छुपी थी, चंद्रमा छुपा था। हो सकता है कि ये जो, पहले सुना करो बाद बोला करो, ये जो मंथन हुआ था समुद्र मंथन, समुद्र मंथन नहीं, उसका कुछ और नाम था, सागर मंथन, सागर भी नहीं, कुछ का एक नाम था, सागर समुद्र नहीं, उसका कुछ नाम याद दिलाओ। हैं? ये सागर मंथन, समुद्र मंथन, ऐसे कुछ नाम था उसका। तो हमने कहा हो सकता है कोई दबंग आदमी रहा हो, किडनैप किया हो सबको, ठीक है, इस मन में आया, हो सकता है उसने किडनैप किया हो और सब मिल करके ढूंढे ओढ़े। समुद्र मंथन है तो समुद्र ही हो सकता रहा हो, उसका नाम रहा हो, और उसको फिर ये लोग क्या किए हो, दबंग आदमी रहा, हमला बोले वहां बरामद किया हो, ऐसे हो सकता है। और कहाँ मिलेगा समुद्र में? ऐसे हो सकता है ना, घोड़ा था, लक्ष्मी जी सबको कैद किया था। हो गया। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे वैदिक संस्कृत पे, मिटा दें? भाई बोल दीजिए, आप बोलिए तो बोल दीजिए। अरे एसी कम करने की बात बोलो। इधर आगे जाता हूँ, आगे जाइए। तो इनका इलाज हो जाए, फिर इधर बैठ जाओ बेटा, आप यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी कमी नहीं है। उधर कुर्सी हमें चिढ़ावे, चुनाव चल ही रहा है, धमकावे, हिलावे, डरावे। आजकल कुर्सी जो है, कुर्सी सबको नहीं डराती है, जो कुर्सी ढूंढता है उसे डराती है। आते यहाँ पे, मिटा दें? मिटा दें? चलिए, वैदिक संस्कृत, वैदिकी, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो जैसे 4 वेद आते हैं, ठीक, 4 वेद, 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, भाई शांत रहिए तब बताएंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो एक तो हुआ सबसे पुराना, ठीक, और पहले 3 ही थे, इनको बोलते थे वेद त्रयी, वेद त्रयी। तो जब कभी सवाल आवे वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है, तो कौन सा लगाएंगे? अथर्ववेद को नहीं लगाएंगे। ओके। अच्छा, किसी का हिंदी भी है क्या टीजीटी में? चलो कोई बात नहीं, आपके इतिहास में काम आ ही जाएगा ना। अब जुड़ी हुई बातें बता दें क्या भागे हैं इसमें से, और किसी भी रसचंद्र अलंकार सर पढ़ा ही चुके हैं, मुझे कहीं मौका नहीं मिलेगा, पढ़ लेना आगे, अभी तो समय है, खींच देंगे स्पीड से, हम नींव बढ़िया बनाते हैं फिर स्पीड खींच देंगे, संज्ञा सर्वनाम वगैरह इसे जल्दी हो जाएगा। इसमें समय लग रहा है, अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ रहा है आपका। चलो ठीक है, अब इसमें कुछ 4 वेद, अच्छा
छह वेदांग ये पढ़ते हैं। वेद त्रयी, त्रय है भाई, वेद त्रयी, ठीक है। छह वेदांग, जैसे हमारे हाथ पैर नाक मुंह है, छह, अगर कोई एक अगर अधूरा रह जाए तो समझो अधूरा हो गया। ऐसे वेद को अगर कोई अंग छूट गया समझो आप नहीं जानते। नाम बता देते हैं कौन कौन है। शिक्षा, तो शिक्षा पुराने जमाने चली जा रही है। कल्प, घर मकान बनाना, सबके लिए है, अलग अलग नहीं है। देखो जो वैदिक साहित्य है अगर इस कमरे में रख देंगे ना तो आएगा नहीं, इतना सारा है। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखो इसमें आप इसमें सबका नाम सुने हैं ना। इसमें पहले बात तो ये समझो, छंद दिया था पिंगल मुनि ने। पिंगल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पिंगल शास्त्र। ये बताए होंगे सर जी ना। हाँ, पिंगल शास्त्र। निरुक्त माने होता है व्याख्या, इसको टीका बोलते हैं। इसके आचार्य हैं यास्क मुनि, यास्क मुनि। बाकी का नाम जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम काफी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? शिक्षा कल्प निरुक्त, ये है निरुक्त। निरुक्त माने व्याख्या होती है। व्याकरण, ये भगवान, अगर हमारे क्लास समझ नहीं आएगा तो फिर शायद ही किस क्लास समझ आएगा, क्योंकि हम पूरा अवसर देते हैं। नीचे ज्योतिष है, निरुक्त ये है भाई। मतलब हमको तो दोबारा लिखना ही पड़ेगा, तो फिर एक ही बार में कायदे से लिखें। फिर इसका मतलब हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं लिखते, क्योंकि डिजिटल बोर्ड से आदत चेंज हो गई है। डिजिटल बोर्ड में ऐसे दबा के लिखते नहीं, पहले बहुत बढ़िया लिखते थे, उसमें ऐसे नहीं लिख सकते, रेखा बन जाती है, तो वो आदत खराब हो गई। ऐसा नहीं, राइटिंग मेरी ठीक ठाक है। लेकिन जैसे कि व्हाइट बोर्ड बहुत बढ़िया चलता है, अब उस पर आदत अलग है, लेसी पेन लटकी रहती है, ऐसे 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 लोग लिखते हैं। विकास दीप कीर्ति सर का वीडियो देखते हैं कैसे लिखते हैं वो, चूंकि उसमें ऐसे हाँ हाथ टच किए ऐसे रेखा बनती चली जाएगी। किसी का नाम है रेखा? इसमें रेखा नाम नहीं है, मिटा दे, इधर लिख देते हैं। ये हुआ। अब चलो वेद के नीचे ऊपर क्या लिखो? अरे 4 वेद हो गया, 6 वेदांग हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? इनको तो फोटो खींचने जा रही है। वेद के 4 भाग, आप लोग ऐसे सुविधा अनुसार कार्य करना चाहते हैं। वेद के 4 भाग आते हैं। ग्रामर में अमूमन ये चीजें छोड़ी जाती हैं, इसलिए हमेशा जटिल बन जाता है। पहली बार आप सुनोगे कठिन लगेगा। जो इतिहास वगैरह पढ़ते हैं उनको तो लगता है कि सुना उना है, मतलब ये जो पेपर सॉल्व करते हैं। संहिता, ये पढ़ने में आ रहा है? अच्छा। ब्राह्मण, ब्राह्मण मुझे तो ठीक लिखे हैं ना। आरण्यक, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद पेपर कब है आप लोगों का? ये तो करें 2 महीने बाद है। एनटीटी कौन से पेपर होता है? ऐसे तो कोई पेपर आते रहेगा फिर।
हाँ ठीक है, 2 घंटा बहुत होता है, बीतेगा ही नहीं अगर सही से पढ़ोगे तो। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है। आजकल आचार संहिता लगी हुई है, यानी आचार के नियम, आचार के नियम। ब्राह्मण कर्मकांडीय भाग, तो लिख लो उसको। नियम मतलब जैसे ज्यादा 10 बर्तन खटकेंगे तो जब आर्यों के पास पैसा बहुत आ गया, मकान उकान बन गया, समाज बन गया, तो कैसे कंट्रोल करें समाज को, तो नैतिकता के नियम आए, संहिता पहला भाग आ गया। अब ब्राह्मण है वेद का कर्मकांडीय भाग, यानी कर्मकांड। कर्मकांड जैसे ओम नमः शिवाय 50 रुपया रख दीजिए तो कर्मकांड। अच्छा, मतलब ओम नमः शिवाय का भी पैसा ले लेते थे। अब समझो, माने जाप कर रहे हैं, फायदा उनका हो रहा है, पर लोग स्वर्ग पाएंगे, इधर रुपया भी पा रहे हैं। अच्छा, गांवों में पाठ होता है ना, रामायण का पाठ, किसको लगता है कि उसका फायदा मिलता होगा और किसको लगता है फायदा नहीं मिलता होगा? खुद करने से होता है कि कराने से होता है? नहीं, जैसे अब भूख उनको लगी, खाना हम खा लें, किसका पेट भरेगा? मतलब जैसे किसी का मन बहुत गंदा हो, अगरबत्ती जला दो बाहर, तो अगरबत्ती जलाने से बाहर का वातावरण सही होगा ना, मन थोड़ी सही होगा। तो ऐसे चलो, कर्मकांड ठीक। आरण्यक, अरण्य माने क्या होता है? जंगल। अरण्य माने जंगल। चलो बताओ पर्यायवाची। पर्यायवाची हम तैयार करवाते हैं अक्सर, पर्यायवाची विलोम वगैरह। बताइए। वन, कानन, और बस जो ज्यादा बोलता है उसी से पूछा जाए। हो गया। एक दो मुझे ख्याल आ रहा है, जोड़ दे रहे हैं, बाकी आधा बता रहे। कांतार और उद्यान, बगीचा, बाग, उपवन भी कह लो, नहीं दोनों में अंतर है लेकिन पर्यायवाची में रख सकते हो। छोटा वाला वन में जहां भालू वालू रहते हैं, उपवन जहां पे आप सब्जी बोते हो, वो क्या वो सब्जी नहीं, फूल लगाते हो, हाँ बगीचा। अब उसमें जोड़ देना आएगा तो पशु विहार नहीं आए, जबरदस्ती बहे। आरण्यक मतलब होता है कि जंगल के अनुभव, ऐसे लिख लो। यानी लोग जब कर्मकांड से ऊब करके जंगल की ओर भागे तो उनके अनुभव आ गए अरण्यक में, इतने समझो, मोटी मोटी बात, ठीक है। अब उसकी चर्चा लंबी होती है उपनिषद की। खैर, तो मतलब जितने भी वेद हैं सब में चारों हैं, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामने। लास्ट वाला है उपनिषद। उपनिषद वेद का अंतिम भाग, वेद का अंतिम भाग। तो अंतिम भाग है तो इसको हम वेदांत कह सकते हैं कि नहीं? वेदांत। विवेकानंद इसे ज्ञान देने गए थे अमेरिका में। कहाँ गए थे? शिकागो। ठीक है, वेदांत। चलिए, उपनिषद ये तो बहुत आता है। उपधन निषद, उप माने होता है निकट और निषद एक धातु है। निषद माने बैठना। भाई उस जमाने में लोग भाग के जंगल गए, किसके निकट बैठेंगे? गुरु के निकट, बड़े के निकट, है ना? क्या हुआ?
बाड़ी कभी नष्ट नहीं होती है, बात निकले जुबान से, तीर निकले कमान से, है ना? तीर वापस नहीं आती ना, आती है भाई, हमारे समझ में नहीं आती। निकट बैठना, तो उपनिषद में किसी ज्ञानी गुरु के पास निकट बैठ के ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञानी के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है? अच्छा, अब इस उपनिषद में कुछ आपकी परीक्षा वाले आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पुराना यानी प्राचीनतम उपनिषद ऐतरेयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, इन ऐतरेय के नाम पे। ऐतरेय को पहले शूद्र कहा गया, उनकी मां ब्राह्मणी थी, पिता शूद्र थे, लेकिन इतनी पूजा पाठ, और पूजा पाठ मतलब नमो नमो वाला नहीं, साधना किए, तपस्या किए, तब ब्राह्मण हो गए। तो ऐतरेय के नाम से ब्राह्मण भी आता है, ऐतरेय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय उपनिषद। तो उस जमाने में जो जाति तो थी नहीं, वर्ण था, और कर्म से बदल जाता था। सबसे पुराना हो गया, चलिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद, ठीक है? आता है एग्जाम में, आता है। और ये मिटाएंगे तो उधर बताएंगे। यमराज और नचिकेता का संवाद, ये कहां पे है? यमराज नचिकेता संवाद ये है कठोपनिषद। और कौन आया था? एक बीएड में सवाल आया था, ये तो अक्सर आता है। एक और आया था, हाँ, भक्ति का सिद्धांत सबसे पहले कहा था? भक्ति का, ये किताब है कठोपनिषद। अरे वैसे 350 उपनिषद, हम 4-5 बताते हैं बस, जो हम टकराते हैं क्वेश्चन वगैरह, जो लगता है। नचिकेता यमराज लिख लो, फिर सुना देंगे इसकी भी कहानी। यह है श्वेताश्वतरोपनिषद, ये है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेत अश्वतर, ये एक ऋषि थे, तो सबसे पहले भक्ति की चर्चा इसी में आती है। बाकी हम साहित्य वाला क्लास होता तो और बताते हैं हम, लेकिन मुझे लगता है इतने पर्याप्त है। नचिकेता वाले में यह है कि एक थे उद्यालक ऋषि, एक मिनट सुन लो, उद्यालक ऋषि, और वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ, तो उसमें गायें दान कर रहे थे। पुराने जमाने में गायें जो है विनिमय का साधन होती थी, सुना है कि नहीं? एटीएम कार्ड तो था नहीं। गाय का मतलब दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, खेती में इस्तेमाल होगा, इसलिए गाय का बड़ा महत्व था। लेकिन वो गायें सब बूढ़ी थी, किसी काम की नहीं थी, जो ले जाता खिलाता पिलाता बस। उनका जो बेटा था नचिकेता, उसको खराब लगी ये बात, कहा कि डैडी आपका नाम तो बहुत होगा, पेपर में छपेगा, सुबह सुबह खूब दान किए हैं लेकिन ये किसी लायक नहीं है। बोला चुप बैठ, तो फिर बैठा, फिर बोला बीच में नहीं रह पाया, बोला डैडी ये गलत काम कर रहे हैं आप। फिर बोले चुप रहो। दोबारा जब बोला ये काहे बताइए, मुझको भी किसी को दे दीजिए, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। बोला तुमको यमराज को देता हूं, जा मर जा, मतलब उसका आम मतलब क्या कहते हैं, मर जा। बाप की बात काटता है। तो सोचा कि पिताजी ने जिंदगी में पहले आज्ञा दी है, जाते हैं उनके पास।
अब कहानी में बड़ी हेर फेर है, कुछ चमत्कार वाला है, कुछ ऐतिहासिक है। चमत्कार वाला बता देते हैं। चलता रहा 3 दिन 3 रात, अंत में आंख खुली, यमराज के दरवाजे पर था। और उनकी मैडम जी थी, यमराज की जो मैडम थी धर्मपत्नी, बोली कहीं घूमने गए हैं किसी जान लेने के लिए। अच्छा, लंबा कोड़ा होता था यमराज का, नहीं देखे? फिल्मों में देखे हैं, रियल में ही देखे हैं। तो यमराज आए कोड़ा वोड़ा लेकर के, बोले भाई कौन है? तो जमीन से धरती से चला आया, तो बताया कि भाई पिताजी भेजे हैं आपके पास। तो हमारे यहाँ क्या मिलेगा, आए हैं, हाँ लोग भागते हैं यहाँ से। तो कैर बोले बड़े प्रसन्न हो, वरदान मांग लो। 3 वरदान बोले थे। तो पहला वरदान मांग लिया कि हम जाएं तो पिताजी मेरे गुस्सा उस्सा न करें। तो कहा भाई तथास्तु, भूल जाएंगे सब, मेमोरी डिलीट। क्या बेटा? अभी 11:30 तक क्लास यही चलेगी, ठीक है। तो दूसरा वरदान मांग लिया कि ऐसे ऐसे मांग लिया। तीसरा वरदान ये मांगा कि हमको मृत्यु का रहस्य बताइए। दूसरा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे कुछ उसी में था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तीसरा था मृत्यु का रहस्य बताइए, मृत्यु का रहस्य। भाई देखो, आप लोग आपस में बात न करो, समय बचाओ। मृत्यु का रहस्य बताइए। तो बोले कि कुछ और मांग लो, मोटर गाड़ी बंगला, तो स्विस बैंक में अकाउंट मांग लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं। तो उन्होंने जो बताया वही कठोपनिषद है। और कठ माने भी मृत्यु होती है, कठ। तो उपनिषद की कहानी हो गई पूरी, ठीक है। साहित्य वाली क्लास में हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसमें और सवाल आता है। ये जीएस के हिसाब से बता दिए, मिटा दें। चलिए, अब दूसरे थी लौकिक संस्कृत। लौकिक, अरे हो गया, अब बाकी कुछ दम कम है ही नहीं। लौकिक संस्कृत देखो, लौकिक संस्कृत का समय है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। इसके बारे में सिर्फ यही कहा जाता है कि लौकिक जितनी किताबें वेदों के अलावा हैं सब उसी में है। तो किसी ने कहा समझे कैसे? तो उन्होंने कहा कि पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्यायी, नाम सुना है? तो बोलते हैं कि अष्टाध्यायी की जो भाषा है वही लौकिक संस्कृत है, ठीक है। जैसे कहो अवधि, तो कहो कि रामचरितमानस की भाषा अवधि है। ऐसे ही अष्टाध्यायी की भाषा लौकिक संस्कृत। उदाहरण के तौर पे मान लो एक किताब है अभिज्ञान शाकुंतल, किसने लिखा? शाकुंतल, कालिदास। ये हो गया लौकिक संस्कृत में, बस। रामायण है, महाभारत है, ठीक है। अच्छा, अभी यहां से बात जोड़ देते। अभिज्ञान माने क्या होता है? मेरे पिताजी पूछे थे ये चीज, मतलब शकुंतला का आधा ज्ञान, ये अर्थ में निकलना चाहिए ना। अभिज्ञान माने किसी को पता है? नहीं पता है। अभिज्ञान माने अनूठी होता है। पिताजी मेरे पूछे, मुझे पता नहीं था। बोले क्या पढ़ाते हो? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी।